अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 और इसका नाम है फंजाई द किंगडम ऑफ रिसाइकलर्स। फंजाई बाकी के तमाम जानदारों से बहुत अलग हैं बहुत सारी बातों में। कुछ बातों में ये मिलते जुलते हैं लेकिन डिफरेंसेस इतने ज़्यादा थे कि इसको एक पूरी अलहदा किंगडम बनाकर रख दिया गया। और इन्हें रिसाइकलर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डेड डिकेइंग बॉडीज़ के ऊपर ग्रो करते हैं, उनके ऊपर अपने एंजाइम्स रिलीज़ करते हैं, वहाँ से न्यूट्रिशन और जो सारी ग़िज़ाइयत है वो हासिल करते हैं क्योंकि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। और इनके इन एक्शन की वजह से जो डेड डिकेइंग बॉडीज़ हैं वो तहलील होती चली जाती हैं अपने बेसिक कंपोनेंट्स में। अगर ऐसा ना हो तो डेड डिकेइंग बॉडीज़ का एक पूरा ढेर पूरी दुनिया में इकट्ठा हो जाए जो कि बहुत फाउल स्मेल पैदा करे, जो कि बहुत बड़ी पोल्यूशन का कॉज बन जाए। तो अल्लाह ताला ने हमें बैक्टीरिया और फंजाई की सूरत में दो डीकम्पोजर्स दिए हैं जो कि डेड डिकेइंग बॉडीज़ को डीकम्पोज करके उनको उनके बेसिक कंपोनेंट्स में तकसीम कर देते हैं, इसलिए इनको रिसाइकलर्स कहा जाता है। तकरीबन 1 लाख स्पीशीज़ हैं ऑर्गेनिजम्स की जो कि फंजाई से ताल्लुक़ रखती हैं और इनको छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम किया गया है। कुछ बहुत ही ख़तरनाक पैथोजन भी हैं जो कि हमारी बॉडी में डिजीज़ कॉज करते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो हमारे खाने वाली चीज़ों में जैसे कि गंदम वगैरह में ये बीमारी पैदा करते हैं। और बीमारियां जो पैदा करते हैं उसमें एक रस्ट है, एक स्मट है जो कि वीट और कॉर्न यानी कि गंदम और मकई को एक्ट अपॉन करती है और उसे डैमेज करती है। इसके अलावा दुनिया भर में फंजाई की एक स्पेसिफिक किस्म है जिसे मशरूम के नाम से जाना जाता है। आम ज़बान में उर्दू में हम उसे खुम्बी बोलते हैं। ये बड़े ही अच्छे मुख्तलिफ कलर्स में पाई जाती है, तमाम दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर उगती है। इसमें से कुछ हार्मफुल होती हैं जो कि पॉइजनस जहरीली होती हैं और कुछ बहुत ही न्यूट्रिशियस होती हैं जिनको हम अपने खानों में, सूप्स में, सैलड्स में डालते हैं। आपने अक्सर पिज़्ज़ा पर मशरूम भी लगा हुआ देखा होगा, एक्चुअली वो एडिबल मशरूम्स की ही किस्म है। उसके अलावा बहुत सारी ऐसी फंजाई हैं जिनसे हमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट दवाइयाँ भी मिली हैं। तो लेबॉर्ट्रीज़ में इनके ऊपर ख़ासी रिसर्च की जाती है, इनके बारे में पढ़ा जाता है, इनसे हासिल आने वाले मुरक्कबात के बारे में पढ़ा जाता है। मिसाल के तौर पर पेनिसिलियम है जिससे हमें दुनिया की सबसे पहली एंटीबायोटिक मिली जिसका नाम था पेनिसिलिन। फिर यीस्ट के बारे में हम जानते हैं। यीस्ट का आपको पता है कि ये जो मॉडिफाइड फॉर्म है इसको ट्रीट करके पैकेट्स में बंद किया जाता है और इससे हम बेकरी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। हमारी ब्रेड, केक्स, केक रस, मुख्तलिफ तरह की जो बेकरी प्रोडक्ट्स हैं वो यीस्ट के इस्तेमाल के बगैर नहीं बनती हैं। अब बात कर लेते हैं इनके टेक्सोनोमिक स्टेटस की। क्योंकि ये पौधों जैसे नहीं थे, पौधों की तरह सेल वॉल तो रखते थे लेकिन सेल वॉल इनकी काइटिन से मिलकर बनी हुई थी, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते थे। इनकी जो बॉडी है उसको आप सर, धड़, दुम जिस तरह हम इंसेक्ट्स में कहते हैं या जड़, तना, पत्ता जैसे हम पौधों में कहते हैं, किसी मखसूस तरतीब में आप डिवाइड नहीं कर सकते थे। इसीलिए यहाँ पर हम फंजाई को एक अलहदा किंगडम में रखते हैं और ये बहुत ही डिफरेंट किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं। इनमें सेलुलोज की सेल वॉल नहीं है, काइटिन की बनी हुई है। इनमें स्केलेटन नहीं है जैसे कि आर्थ्रोपोड्स में होता है, लेकिन ये जो काइटिन है ये एक ऐसा कंपाउंड है जो कि इनकी सेल वॉल में भी पाया जाता है और आर्थ्रोपोड्स के स्केलेटन में भी पाया जाता है। तो इसीलिए साइंटिस्ट जो है इसको माइकोलॉजिस्ट जो हैं साइंटिस्ट जो कि फंजाई को स्पेशलाइज करते हैं, फंजाई के बारे में स्पेशल स्टडीज़ करते हैं, उनको माइकोलॉजिस्ट कहते हैं। वो कहते हैं कि डिफरेंस है फंजाई का एनिमल्स के साथ क्योंकि इसकी सेल वॉल अलग है और ये खुराक पकड़ने का इसका तरीका अब्जॉर्प्टिव है, उसे कहते हैं अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये हेट्रोट्रॉफिक इन नेचर हुआ क्योंकि अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकता। और इसके अलावा ये मूव वगैरह भी ऐसा नहीं करते, ये किसी न किसी चीज़ के साथ अटैच्ड रहते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यह कि इनकी जो माइटोसिस है वो न्यूक्लियर माइटोसिस कहलाती है। ड्यूरिंग न्यूक्लियर माइटोसिस न्यूक्लियर एनवेलप डज नॉट ब्रेक। इनका जो न्यूक्लियर एनवेलप है वो अपनी जगह से ख़त्म नहीं होता, डिसइंटीग्रेट नहीं होता, बल्कि वैसे का वैसा कायम रहता है। इसके अलावा इंस्टेड द माइटोटिक स्पिंडल फॉर्म्स विद इन द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर एनवेलप कॉन्स्ट्रिक्ट्स बिटवीन 2 क्लस्टर्स ऑफ डॉटर क्रोमोसोम्स। तो इनकी जो न्यूक्लियर डिवीजन है वो बड़ी जो है वो डिफरेंट है और वो डिफरेंट इस लिहाज से है कि सेंट्रियोल तकसीम होकर जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह के साथ माइटोटिक अपरेटस बनाता है। क्रोमोसोम जो है वो डिवाइड होते हैं प्रॉपर, लेकिन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नज़र आती रहती है, वो अपनी साख्त नहीं खोती। बिकॉज ऑफ दिस रीज़न इस तरह की जो माइटोसिस है उसे न्यूक्लियर माइटोसिस कहते हैं। आपको पेपर में 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है कि न्यूक्लियर माइटोसिस क्या होती है।
अब बात कर लेते हैं कि इनकी बॉडी कैसी है, ये दिखते कैसे हैं। तो इनकी बॉडी जो है उसको माइसीलियम बोलते हैं। इसको माइसीलियम इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये लंबे बारीक बारीक एक जैसे डायमीटर रखने वाले, समटाइम्स ब्रांच ट्यूब के जैसे दिखने वाले बारीक फिलामेंट्स जो धागानुमा साख्तें होती हैं उन पर मबनी होती हैं। और इन धागानुमा साख्तों को हाइफी बोलते हैं। अगर एक होगा तो हम हाइफा बोलेंगे। और इन सारे हाइफी की जो भी किस्में मौजूद होंगी एक फंगस की बॉडी में, उस पूरी एग्रीगेशन को हम कहेंगे माइसीलियम। हाइफी जो होते हैं किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच करके अपने आप को रखना पसंद करते हैं, रहना पसंद करते हैं। काइटिन इनकी सेल वॉल में होती है जो कि रिजिडिटी फराहम करती है और जो कि डिके से भी इनको बचाती है। अदरवाइज़ आप जानते हैं कि पौधों में लिग्निन और सेलुलोज होता है जो कि उनको सख्ती और तनाव फराहम करता है, जिसकी वजह से पौधों की जो सेल शेप है वो मेंटेन रहती है। हाइफी जो है वो दो तरह के हो सकते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ हाइफी? सेप्टेट एंड नॉन सेप्टेट। सेप्टेट वो होते हैं कि जिनमें क्रॉस वॉल्स होती हैं, आपको अलग अलग सेल नज़र आ रहे होते हैं और हर सेल में तकरीबन एक न्यूक्लियस आपको नज़र आ रहा होता है। तो जो एक हिस्सा बनता है हाइफी का उसको आप बोलते हैं कि ये सेप्टम, जो क्रॉस वॉल बनी है उसकी वजह से एक पूरा सेल आपको नज़र आ रहा है, उसे आप कहते हैं सेप्टम। और ज़्यादा सारे हैं तो आप बोलते हैं सेप्टा। हर इंडिविजुअल सेल में एक सेल होता है अमूमन, कभी कभी दो, एक से ज़्यादा यानी दो भी हो सकते हैं। नॉन सेप्टेट हाइफी में जो क्रॉस वॉल होती है वो नहीं पाई जाती, तो आपको इसमें अलग अलग सेल्स की जो फॉर्मेशन है, जो शक्ल है वो नज़र नहीं आएगी। आपको ऐसा लगेगा एक लंबा धागानुमा साख्त है जिसके बाहर सेल वॉल है, उससे अंदर सेल मेम्ब्रेन है, उसके अंदर साइटोप्लाज्म स्कैटर्ड हुआ हुआ है और इसके अंदर ढेर सारी मिकदार में जो न्यूक्लियस है वो बिखरे पड़े हैं। तो इस सूरत हाल में हम कहते हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ हाइफी। ऐसे हाइफी जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड नज़र आते हैं क्योंकि न्यूक्लियस बिखरे पड़े हुए हैं, सेल वॉल्स मौजूद नहीं है जो कंपार्टमेंट्स की शक्ल में हर सेल को अलहदा कर दें, इसलिए इन हाइफी को कोएनोसिटिक हाइफी भी बोलते हैं। ये भी पेपर में अक्सर सवाल आ जाता है, व्हाट आर यू नो अबाउट सिनोसिटिक हाइफी। बाज़ लोग इसे कोएनोसिटिक हाइफी बोलते हैं, मैं इसे सिनोसिटिक हाइफी बोलना चाहूँगी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि हाइफी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से मौजूद होता है। अब बात कर लेते हैं हम कुछ डायग्राम्स की। ये आपको इन्होंने फंगस की बॉडी प्लान दिखाई, उसको थोड़ा सा हिस्सा आपने को बड़ा करके दिखाया तो आपको पूरी एग्रीगेशन नज़र आ रही है हाइफी की। माइसीलियम में से एक फिलामेंट को अगर आपने पकड़ा तो उसे हम कहेंगे हाइफी। हाइफी में से एक को आपने बड़ा करके देखा तो वो तीन शक्लों में आपको नज़र आ रहा है। आप देख रहे हैं कि वो मल्टी न्यूक्लिएटेड भी हो सकता है, जैसे कि सबसे ऊपर आपको नज़र आ रहा है उसमें कोई क्रॉस वॉल नहीं है। जो सी है वो सिनोसिटिक हाइफी इस वजह से कहलाता है। जो डी है वो सेप्टेट हाइफी कहलाता है, इसमें हाइफी मौजूद है लेकिन ये पोरस हैं और इनकी वजह से सुराखों की वजह से, इन सुराखों की वजह से जो साथ साथ कंपार्टमेंट्स और सेल बन गए हैं इसमें, उनमें मटेरियल्स की ट्रांसफ़र वगैरह जो है वो की जा सकती है। ई जो आप देख रहे हैं वो मुकम्मल तौर पर सेप्टेट हाइफी है, लेकिन इसने सेप्टा ऐसे बनाए हैं कि हर आपको कंपार्टमेंट के अंदर दो न्यूक्लियस बैक वक्त नज़र आ रहे हैं। तो आपको इसमें सेल की पोजीशन एक ऐसी नज़र आ रही है जिसमें दो न्यूक्लियस होंगे, तो इसे हम कहते हैं डाइकैरियोटिक सेल। डाइकैरियोटिक, डाई मीन्स दो, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, सेल। तो ऐसा सेल जिसमें दो न्यूक्लियस हो उसे डाइकैरियोटिक सेल बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि इनका हाइफी इन तीन साख्तों में से किसी एक साख्त की शक्ल में पाया जा सकता है। हाइफी जो है वो इकट्ठे एग्रीगेटेड हुए होते हैं, पैक्ड होते हैं। बाज़ दफ़ा ये इतना इकट्ठे होकर एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं जिसे हम मशरूम कहते हैं। इसके अलावा पफ बॉल्स नाम की शक्ल में भी आ जाते हैं। इसके अलावा मॉरल्स नाम की शक्ल में भी इकट्ठे होकर आ जाते हैं। अगर हम यीस्ट की बात करें तो ये ऐसा फंगस है कि जिसमें फिलामेंटस बॉडी नहीं है, जिसमें हाइफी की शक्ल में बॉडी नहीं है, बल्कि एक यूनिसेलुलर ये फंजाई है और एक इसका सेंटर में न्यूक्लियस पाया जाता है। तो ये थोड़ा सा अलग तरह का फंजाई है। ऑल फंगल न्यूक्लियाई आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट फॉर ट्रांजिएंट डिप्लॉइड जाइगोट दैट फॉर्म्स ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई अमूमन इसके जितने भी सेल्स होते हैं, इसके जितने भी न्यूक्लियस होते हैं, उनमें क्रोमोसोम की तादाद हाफ होती है। आमतौर पर हम देखते हैं जो बड़े ऑर्गेनिजम्स हैं, जो बड़े जानदार हैं, पौधे हैं, उनमें सेल्स के अंदर डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम डबल सेट पाया जाता है, लेकिन इनमें सिंगल सेट होता है। और ये डबल तब होता है जब ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, गैमेट्स को फ्यूज़ करते हैं और एक बड़ा सेल बनाते हैं जिसे हम जाइगोट कहते हैं। जाइगोट हमेशा ही डिप्लॉयड सेल होता है क्योंकि इसमें दो सेट्स होते हैं क्रोमोसोम के।
तो एक सिंगल माइसीलियम जो है वो इतना ज़्यादा स्प्रेड हो सकता है, फैल सकता है अगर इसे ग्रो करने का मौका मिले कि ये 1 किलोमीटर तक एक दिन के अंदर अपने हाइफी को फैला सकता है। A circular cone of Armillaria, a pathogenic fungus afflicting conifers growing out from a central focus, has been measured up to 15 acres. कॉनिफर्स आपको पता है पौधों की एक किस्म ने जिनमें कोन्स बनती हैं। अगर आप में से नॉर्दर्न एरियाज और मरी साइड पर कोई गया होगा तो आपने कोन्स को गिरे हुए देखा भी होगा ज़मीन पर, और वो जो दरख्त होते हैं वो कॉनिफर्स कहलाते हैं। तो आर्मिलेरिया एक पैथोजेनिक फंगस है जो कि बीमारी पैदा करती है। ये कॉनिफर्स जो ग्रुप है पौधों का, उससे ताल्लुक़ रखने वाले पौधों में तेज़ी से फैलती चली जाती है, और बाज़ दफ़ा ये इतनी ज़्यादा जल्दी फैलकर डिस्पर्स हो जाती है उन दरख्तों के आसपास कि ये 15-15 हेक्टर की ज़मीन को जो है कैप्चर कर लेती है। 1 हेक्टर जो है आपको पता है 10,000 मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और ये इस तरह से जो दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनिज्म है फिर यही कंसीडर किया जा सकता है अगर ये इस हालत में हमने कहीं मिलता है। न्यूट्रिशन की बात कर लेते हैं। इनमें क्लोरोफिल तो है नहीं, ये अपनी खुराक को तैयार कर नहीं सकते, केमिकल से भी नहीं सिंथेसाइज कर सकते, तो ये हो गए हेटरोट्रॉफिक। लेकिन इनमें एंजाइम सिक्रीट कर कर किसी भी चीज़ को तहलील करने की एक खासियत मौजूद है, और ये जज्ब करने की सलाहियत रख लेते हैं। जज्ब ये अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन से करते हैं, यानी उसको जो डिफ्यूजन के अमल से अपने सेल्स के अंदर दाखिल कर लेते हैं। अब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन की वजह से इस तरह से इनको खुराक हासिल हो जाती है। लेकिन फंजाई खुराक के लिहाज से और बहुत सारी किस्मों पर मुश्तमिल है। सेप्रोट्रॉफ भी हैं जिन्हें सेप्रोब्स बोलते हैं, डिकम्पोजर्स भी हैं। सेप्रोब्स जो वो हैं सेप्रोट्रॉफ्स जो कि डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, टूटे फूटे अजसाम के ऊपर जो एक्ट अपॉन करते हैं और वहाँ से अपनी खुराक जो है वो हासिल करते हैं। डीकम्पोजर थोड़े से फ़र्क है, ये डेड डिकेइंग बॉडी के ऊपर जो है डीकम्पोजिशन स्टार्ट करते हैं, और ये अपने एंजाइम्स को सिक्रीट करते हैं एक्स्ट्रा सेलुलरली, और फिर उससे रिलीज होने वाली न्यूट्रिशन को अब्जॉर्ब कर लेते हैं अपनी हाइफी के थ्रू। बाज़ इनके हाइफी जो होते हैं वो रूट लाइक एक्सटेंशंस भी रखते हैं जिन्हें राइजोइड्स कहते हैं, ताकि किसी भी जानदार के जिस्म पर अगर ग्रो कर रहे हैं, किसी सबस्ट्रेट पर ये ग्रो कर रहे हैं, तो अपने आप को सबस्ट्रेट के साथ पेवस्त रखें, गाढ़े रखें। बाज़ दफ़ा ये प्लांट सेल्स के अंदर भी रूट लाइक स्ट्रक्चर्स राइजोइड्स की मदद से जो है वो ग्रो कर लेते हैं और सेल्स के अंदर पेवस्त कर लेते हैं अपने आप को। वहाँ से पौधों का तैयार किया हुआ सेल सैप जो कि शुगरी फ्लूइड होता है उसको जज्ब करते रहते हैं। यहाँ पौधों की सेल वॉल को ब्रेक करके वहाँ से मटीरियल जो है अब्जॉर्ब करने लगते हैं। तो सेप्रोबिक फंजाई अलॉन्ग विद बैक्टीरिया आर द मेन डीकम्पोजर्स ऑफ बायोस्फीयर। तमाम दुनिया में पाए जाने वाले जो फंजाई हैं उसमें से सेप्रोबिक फंजाई बैक्टीरिया के साथ वो ऑर्गेनिज्म है जो कि डिकम्पोजिशन का अमल करते हैं। हमारे लिए वो बहुत ज़रूरी है, तमाम दुनिया में करते हैं, जिसे बायोस्फीयर हम कह रहे हैं, और इनकी वजह से ही हमारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स कार्बन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ये सब रिसाइकल होकर दुनिया में वापस मौजूद आ जाते हैं। यहाँ हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। अगला लेक्चर में यहीं से ऑनवर्ड कंटिन्यू करूँगी।